रोलैंड ने ईडिथ को लेकर गहरे जंगल के बीच एक लकड़ी के छाते में दाखिल किया। एगाथा थोड़ी परेशान थी, थोड़ी नाराज भी, कि रोलैंड ने उसका काम डिस्टर्ब करने के लिए किसी को लाया था, जबकि वह अपने मैजिक सील्स बना रही थी। जब ईडिथ ने देखा कि डीमन के काटे हुए हाथों को एक लंबी टेबल पर रखा गया था, जिसमें अलग अलग बॉटल्स और जार्स भी पड़ी थीं, तो उसने हैरानी और शौक के मारे एक जोर का सांस लिया। वह ज्यादा डर के बजाय बस हैरान थी। एगाथा अभी डीमन के खून को निकालने के आखिरी स्टेज में थी। रोलैंड ने बताया, यह वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो इंसानियत को अभी तक फेस कर रही है। इनके बीच की जंग सिर्फ जमीन या दौलत के लिए नहीं है। यह जंग इस बात के लिए है कि कौन सरवाइव करेगा और कौन पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। यह बात सुनकर ईडिथ के दिल में एक बहुत भारी एहसास था, जैसे सारी दुनिया उसके ऊपर गिर गई हो। रोलैंड ने धीरे धीरे समझाया कि चर्च ने इस कहानी को छुपाया है, लेकिन डीमन के ओरिजिन्स 1000 साल पुराने हैं और इसे डिवाइन वॉर भी कहा जाता है। जब रोलैंड और एडिथ वहां से चले गए, तब एगाथा ने गहरी सांस ली। उसका मूड रोलैंड के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद अब उसे थोड़ा ज्यादा ताड़ से बात करनी चाहिए। लेकिन सच यह था कि एगाथा को अपने वर्कशॉप में किसी भी अजनबी को नहीं आने देना पसंद था, खासकर जब वह मैजिक सील्स बना रही थी। और उसे यह भी नहीं चाहिए था कि रोलैंड या कोई भी मैजिक सील्स बनाने का तरीका जाने। लेकिन एगाथा समझ गई थी कि यह राज ज्यादा देर तक छुपाना मुश्किल हो जाएगा। बस तभी एक और दस्तक हुई शेड के बाहर। इस बार ऐना और नाना अंदर आईं। वह 4 तरह के मैजिक सील्स बनाने वाली थी। जैसे ही ब्लू ब्लड कोटेड ट्यूबिंग से होते हुए गॉड पनिशमेंट के पत्थर पर गिरा, दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि एक स्ट्रीम ऑफ बबल्स निकलने लगी। पत्थर बिल्कुल पिघलने लगा, जैसे एक सोती मोमबत्ती हो। ऐना ने बड़े ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन को देखा और एगाथा ने समझाया, मैजिक किसी के फिजिकल कैपेबिलिटीज को बदल सकती है। ज्यादा जागृत विचेस में आम विचेस के मुकाबले में काफी बेहतर फिजिकल क्वालिटीज होती हैं, और जो ट्रांसेंडेंट विचेस हैं उनका तो लेवल ही अलग होता है। एगाथा ने जारी रखा, मैजिक सील्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन सील्स में हमेशा पावरफुल डीमंस का ब्लड इस्तेमाल होता है, और सबसे अच्छे क्वालिटी के स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट्स भी चाहिए होते हैं। जब वे आखिरी स्टेप पर पहुंचे तो एगाथा ने बताया, सिर्फ डीमंस का ब्लड काफी नहीं होता, विच का कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है। नाना ने अपने मुंह को ढक लिया शौक के मारे। एगाथा ने आगे बताया, फेडरेशन ने यह सीक्रेट एक चांस पर डिस्कवर किया। जब विच का ब्लड डीमन के ब्लड के साथ मिलता है, एक खास इफेक्ट होता है। यह स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट को कुछ वक्त तक पिघलाते हुए भी अपनी मैजिकल सर्किटरी इंटैक्ट रखता है। पहले कंटेनर का लिक्विड सेटल हो गया और एक ग्रेश ग्लो निकलने लगा, जो ब्लू वैक्स जैसा लग रहा था। जब वह ठंडा हो गया, एगाथा ने अपने हाथ से एक छोटा सा चाकू उठाया और अपने हाथ पर एक छोटी सी काट लगा दी। फिर अपने खून का एक कप भरा और नाना से कहा कि वह उसके घाव को ठीक कर दे। एगाथा ने यह काम क्यों किया था? इसकी वजह थी ऐना और नाना का चयन। ऐना सबसे ज्यादा ज्ञान को अपनाने वाली विच थी, जो विचेस यूनियन में सबसे बेहतरीन सीखने वाली थी, और नाना का काम था उसका दर्द दूर करना। अगर रोलैंड ने डीमंस को मारने में उम्मीद नहीं दिखाई होती और विचेस के लिए अपने एटीट्यूड को बायस नहीं रखा होता, तो एगाथा शायद अपने मैजिक सील बनाने के राज कभी किसी को नहीं बताती। फेडरेशन में भी विच का ब्लड और डीमन का ब्लड मिलाने का आइडिया लोगों को समझना मुश्किल होता था। फेडरेशन के अंदर भी यह विचार कि विच का खून डीमंस के खून के साथ बिल्कुल सही तरीके से मिल सकता है, काफी लोगों के लिए मानना मुश्किल था। एगाथा खुद भी पहले इस बात पर शक करती थी जब उसने सबसे पहली बार विचेस के ओरिजिन के बारे में सुना था। यह उलझन डिवाइन वॉर के लिए नुकसानदायक थी, इसलिए मैजिक सील्स बनाने का तरीका फेडरेशन के अंदर एक गहरी राज थी जिसे कोई आसानी से नहीं समझ सकता था। आखिरकार एगाथा ने खून को रेड लिक्विड के अंदर डाल दिया। खून ने शैलो ट्रेंच से गुजरते हुए अपना रास्ता लिया और उसके आसपास का ब्लू ब्लड चंक्स हिलने लगा। उनके एजेस ब्लर होते हुए एक दूसरे में घुलने लगे। एगाथा ने मैजिक सील में मैजिकल एनर्जी को इन्फ्यूज्ड किया। ऐना और नाना ने शौक के साथ यह देखा जैसे मैजिक सील में जान आ गई हो। एगाथा का अगला स्टेप था उस सील को काटना और फिर उसे सिल्वर फॉयल से सील करना। मैजिक सील्स बनाने की फाइनल स्टेप्स हमेशा अलग होती हैं। कुछ में काटना जरूरी होता है, जबकि कुछ में नहीं। एगाथा ने बताया, यह 100% सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन अगर यह फेल हो जाए तो बस पत्थर को निकालना और फिर से शुरू करना होता है। आना थोड़ी चिंता के साथ बोली, लेकिन इसमें ज्यादा खून लगता है। एगाथा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, इसलिए तकीरा में डीमन ब्लड विचेस के खून से भी ज्यादा कीमती होता है। एगाथा थोड़ी उदास हो गई और फिर बोली, फेडरेशन में अगर एक विच का खून बर्बाद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डीमन का खून खो गया तो दंड और सजा मिलती है। जब एगाथा दूसरे बैच के सील्स बना रही थी तो ऐना ने रोक दिया। ऐना ने कहा,
इस बार अपना खून इस्तेमाल करूं? उसने बताया। नना घाव ठीक कर सकती है, लेकिन खून नहीं भर सकती। उसके महाराजा ने एक बार कहा था कि ज्यादा खून गिरने से चक्कर आ सकते हैं और कभी कभी बेहोशी भी हो सकती है। एगाथा ने शुरू में इस ऑफर को थोड़ा मना किया, लेकिन फिर एना ने कहा, आप 2 दिन के लिए आराम करें। इस दौरान ज्यादा मीट पॉरेज और एनिमल लिवर खाएं ताकि जल्दी रिकवर हो सकें। एगाथा ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, क्या यह भी महाराजा ने कहा था? एना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। एना को यह पता था कि एगाथा ने उसे असिस्टेंट क्यों चुना था। वह मैजिक सील्स बनाने का तरीका सीखना चाहती थी। एना समझ गई थी कि यह काम अब उससे ही करना होगा। इस दौरान कासल में एडिथ को सब कुछ समझने में थोड़ा समय लगा। फिर उसने आखिरकार कहा, रोलैंड ने ऐसे कोई अनबिलीवेबल कहानी बस उसे धोखा देने के लिए नहीं बनाई होगी। उसे लगा कि क्या सच में डीमंस इतनी ताकतवर हैं? रोलैंड ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सिर्फ डीमंस की इंडिविजुअल ताकत नहीं है, उनकी संख्या भी जबरदस्त है। रोलैंड की आर्मी टिमोथी के नाइट्स को आसानी से हरा सकती है, लेकिन डीमंस के खिलाफ जीत का कोई गारंटी नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी ताकत को पिछले 400 सालों में बढ़ा रहे हैं। रोलैंड ने आगे कहा, यह जंग सिर्फ टेरिटरी या दौलत के लिए नहीं है। यह जंग इस बात के लिए है कि कौन जिएगा, कौन बिल्कुल मिट जाएगा। रोलैंड के चेहरे पर एक छुपी हुई गमोरी थी जब उसने यह कहा, यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक तरफ पूरी तरह से मिट नहीं जाती। एडिथ ने रोलैंड से पूछा, क्या आप यह न्यूज़ पब्लिक को देने का प्लान रखते हैं? रोलैंड ने अपनी चाय का कप उठाते हुए जवाब दिया, यह तो जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी इस बात का पता नहीं लगा सकता कि मेरे लोग इस खौफनाक और भयावह दुश्मन के बारे में कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। उनका विश्वास जीतना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया होगी। एडिथ समझ गई कि पैनिक किसी भी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर उसने एक आखिरी सवाल किया, तो यह जंग कब तक शुरू हो सकती है? हमें कितना वक्त है? रोलैंड ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, 5 साल, हो सकता है कम, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं जाने जा सकते। रेड मून कब दिखाई देगा यह कोई नहीं जान सकता। वार कब भी शुरू हो सकती है। उसने थोड़ी देर के लिए रुककर सोचा और फिर कहा, इसीलिए मैं ग्रे कैसल को धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी से एक साथ जोड़ना चाहता हूँ। हर मोमेंट काफी जरूरी है। एडिथ ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी हो गई और फिर एक गरीब राजा की तरह एक घुटने पर बैठी। उसने कहा, हालात के मद्देनजर के फैमिली आपके हुक्म के नीचे है। आपके कानून नॉर्थ में बिना किसी रुकावट के चलेंगे और आपकी आवाज वहां की अकेली आवाज होगी। थोड़ी देर के लिए रुककर एडिथ ने फिर कहा, मैं यह भी चाहती हूं कि सब रोलैंड के वादे पूरे हों। मेरा ख्याल है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एडिथ ने अपने चेहरे पर विश्वास के साथ कहा, अगर आप चाहें तो मेरा भाई कोल भी यहाँ रह सकता है। इससे मेरे पिता को भी मानना पड़ेगा, चाहे वो ना चाहे। रोलैंड ने दोनों को देखा और उसे लगा कि यह एक तरह का हॉस्टेज सिचुएशन है। यह ड्यूक के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता था। एडिथ ने अपने चेहरे पर एक थोड़ा सा स्माइल डाला और अपना हाथ अपने दिल पर रखकर एक रिटर की तरह सैल्यूट किया। मैं सिटी हॉल का हिस्सा बनना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं चाहती हूँ कि अपने आंखों से देखूं कि जो नई दुनिया का आप प्लान कर रहे हैं वो सच में उतना ही जबरदस्त है जितना आपने बताया है। एडिथ के जाने के बाद रोलैंड को सबसे ज्यादा खुशी जो चीज हुई वो थी एडिथ का ओथ ऑफ अलीजेंस। कहीं ना कहीं यह वादा उसके लिए एक खुशी का संकल्प था, क्योंकि यह नॉर्थ को अपने अधिकार में लाने के लिए एक बड़ा कदम था। अगर एडिथ ने जो कहा था वो सच में लागू हो गया तो रोलैंड का टेरिटरी डबल हो सकता था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो मंथ ऑफ द डीमंस के शुरू होने से पहले यूनिफिकेशन हासिल कर सकता था। थोड़ी देर बाद एगाथा का ऑफिस में प्रवेश हुआ। रोलैंड ने उससे पूछा, तुमने काफी मेहनत की है हाल में, क्या प्रोसेस ठीक से चल रहा है? एगाथा ने शांति से जवाब दिया, पहला बैच 2 बार फेल हो गया। एना ने भी कुछ हिस्सा बनाने में मदद की। एगाथा ने अपने काम का फाइनल रिजल्ट टेबल पर रखते हुए कहा, अगर रोलैंड को और मैजिक सील्स चाहिए तो एक अच्छा लेबोरेटरी चाहिए होगा, कोई गरीब शेल्टर नहीं जो स्टेबल की तरह दिखे। रोलैंड मुस्कुराते हुए बोला, मेज टावर का कंस्ट्रक्शन जल्द ही शुरू होगा। एगाथा जैसे ही एगाथा ऑफिस से गई, नाइटिंगेल ने जिज्ञासा के मारे ऑफिस में झांका। उसने मैजिक सील्स के बारे में पूछा और रोलैंड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह टेलीफोन्स, अलार्म सिस्टम्स और कैमरास के बराबर हैं। नाइटिंगेल ने अपना सिर हिलाया, समझ नहीं पाई। रोलैंड ने थोड़ा और क्लैरिफाई किया, यह सील्स थंडर को मदद करेंगे। एक सील लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काम करेगा, एक डीमन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा ताकि एम्बुशेस से बच सकें, और एक सील थंडर को एक्सप्लोरेशन में मदद करेगा। रोलैंड को थोड़ा रिग्रेट हुआ, जैसे उसने सोचा, मुझे फ्लीट के साथ समुद्र में नहीं जाना था। वो खूबसूरत लेकिन हल्का सा धुंधला समुद्र, उसका कोई जवाब नहीं था। बस तभी एक सेलर ने चिल्लाकर कहा, हम रीफ जोन के पास आ रहे हैं। थंडर ने तुरंत सेलर्स को हुक्म दिया, सेल्स नीचे करो और धीरे धीरे चलना शुरू करो। सबको होशियार रहने को कहो। हर कोई अपनी जगह पर
पूरी तवज्जो से काम पर था, खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। मॉली ने मार्गरेट से पूछा, क्या तुम सच में उस विच को ढूंढ सकती हो जिसके बारे में हमने सुना था? मार्गरेट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे यकीन है। जॉन ऐसे किसी भी सेलिंग शिप को अपने पास आने पर नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब मैंने आखिरी बार जॉन को देखा था तब उसके पैर मछली के पंखों में बदल चुके थे, लेकिन वो बात 10 साल पुरानी है। अब मुझे नहीं पता उसकी हालत क्या है। कैमिला ने सोचा, अगर जॉन हमेशा से समुद्र के साथ थी तो मुझे उसकी जिंदगी के लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। उसके अवेकनिंग डे पर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतने साल बीत चुके हैं, क्या वो अब भी इस समुद्री क्षेत्र में है? थंडर ने कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम्हें अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा रखना होगा। जब से मैंने सुना था कि जॉन एक विच बन गई थी, मैं उसके आसपास ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मुझे पता था कि कुछ लालची व्यापारी उसे पकड़ना चाहते थे। थंडर की आंखों में एक छुपी हुई चालाकी थी, लेकिन एक शिपरेक ने उन्हें रोका। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग फिर कभी उसे छुएंगे नहीं। कैमिला और मॉली ने थंडर का धन्यवाद किया उनके मदद के लिए, और फिर एक सेलर ने रिपोर्ट दिया, हमने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से गाने की आवाज सुनी है। थंडर ने तुरंत सबको चुप रहने का हुक्म दिया। हर कोई अपनी सांस रोककर सुन रहा था। आवाज धीरे धीरे ज्यादा साफ होती गई। यह हर दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि एक ही दिशा से, जैसे कोई रोशनी की किरण जो घने फॉग में से गुजरता हुआ शिप को सुरक्षित मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हो। थंडर, कैमिला, मॉली और मार्गरेट एक छोटी बोट में बैठ गए, जिसमें मॉली ने स्लाइम के साथ बोट के नीचे को सुरक्षित किया और गाने की आवाज की ओर कश्ती चलाई। अवेकनिंग के बाद जॉन ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। जानती थी कि अगर वो समुद्र के अंदर छुपकर ना रहे तो वो दूसरों के हाथ लग सकती है। जब शिप खतरे में होती थी तो सिर्फ उसकी गाने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे अपने आंखों से देखा था। इसलिए थंडर का प्लान था कि शिप को वहीं रुकने दिया जाए, जो जॉन के गाने को लगातार अपने आसपास आकर्षित करे, जबकि वो मार्गरेट और विचेस एक छोटी बोट में उसे ढूंढने निकल पड़े। फॉग के अंदर कुछ देर तक सफर करने के बाद मार्गरेट ने अचानक एक शख्सियत देखी और अपने आप को रोक नहीं पाई। जॉन! उसने जोर से बोला। गाने की आवाज तुरंत बंद हो गई। एक औरत दिखाई दी जो पानी में धीरे धीरे तैरती हुई बोट के पास आई, और वो लोग उसे अपने आंखों से देखा, थोड़ी हैरानी के साथ, जैसे वो कंफ्यूज्ड हो। जब बोट उस लड़की के पास पहुंची, मार्गरेट ने अपने आप को पहचान कर कहा, मैं मार्गरेट हूं, क्या तुम्हें याद है मुझे? लड़की धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पाई। थंडर ने सबको समझाते हुए कहा, वो अब बात नहीं कर सकती, हमें कमिला की मदद चाहिए। कमिला ने अपना सिर हिलाते हुए अपना हाथ मार्गरेट के कंधे पर रखा। फिर एक झटके में जॉन की आवाज मार्गरेट के दिमाग में गूंज उठती है। जॉन ने पूछा, क्या तुमने मुझे फिर से पकड़ने के लिए यह सब किया? मार्गरेट जवाब देने ही वाली थी, लेकिन कमिला ने उसे रुकने को कहा और बोला, तुम्हें अपने मन की बात सीधा उसके दिमाग में भेजनी होगी। जो दिल से बात होती है वो ज्यादा असर करती है। मार्गरेट ने अपने आप को थोड़ा शांत किया और बार बार अपने मन में सोचने लगी कि जो वो कहना चाहती थी वो किस तरीके से बयान करे। उसने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? फिर उसने उसे समझाया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। इस बार लड़की धीरे धीरे एक छुपे हुए पत्थर के पीछे से निकलकर नाव के पास आई, जैसे उसे कुछ याद आने लगा हो। हाँ, मुझे याद है। लड़की ने अपने हाथ को धीरे से बढ़ाया, जैसे पुरानी यादों की तलाश कर रही हो। मार्गरेट को देखा और उसने लगा कि जॉन को उसकी यादें वापस आ गई हैं। मार्गरेट का चेहरा खिल उठा। उसे लगा कि कमिला की एबिलिटीज सच में कमाल की हैं। लेकिन अचानक लड़की ने अपना हाथ वापस खींच लिया। डर के साथ पूछा, ये कमिला कौन है? मार्गरेट को समझ में आया कि जॉन उसके दिमाग की बातें सुन रही थी, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, कमिला भी एक विच है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और उसकी एबिलिटी है कि हम अपनी सोच एक दूसरे तक डायरेक्टली भेज सकते हैं। लड़की अभी भी थोड़ा घबराई हुई थी और पूछी, क्या ये सेलर्स मुझे पकड़कर ले जाएंगे? मार्गरेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, चर्च का पावर अब बिल्कुल खत्म हो गया है एफजे में। अब विचेस अपनी जगह स्लम्बरिंग आइल पर बस रही हैं। अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं। जॉन ने पुरानी यादों को याद करते हुए कहा, वो मर्चेंट्स जिन्होंने मुझे हारपून से मारा था, क्या उन्हीं लोगों ने चर्च का मार्क मेरा पीछा किया था? मार्गरेट ने उसे सच्चे दिल से देखा और उसे पूरा विश्वास दिलाया, ऐसे लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। थंडर ने उन सब का काम निपटा दिया है। जॉन ने यह नाम सुना और याद किया कि थंडर एक मशहूर एक्सप्लोरर था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को सफल बना दिया था। लंबे समय तक बात करने के बाद जॉन ने धीरे से एक आवाज निकाली, अपनी टेल को झुकाकर पानी में डूब गई और पानी के ऊपर एक छोटी सी लहर छोड़ दी। मॉली और थंडर ने एक दूसरे से बात की, लेकिन उन्हें लग रहा था
कि वो सब जो हो रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। थंडर ने मार्गरेट से पूछा, तो कैसे गया? मार्गरेट धीरे से घूमी, अपना मुस्कान दिखाते हुए कहा, जॉन ने हमारी बात मान ली है। उनकी बात होने के बाद कैरेजेस डॉन सिटी के अंदर दाखिल हुई। वहां के माहौल में अचानक शोर मच गया। यॉर्क ने अपना कर्टन उठाया और बाहर देखने की कोशिश की। उसके पास एक महिला की आवाज सुनाई दी, तो तुम्हें डॉन कैपिटल का पहला इंप्रेशन कैसा लगा? यॉर्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सच में एक मर्चेंट कैपिटल है। यहाँ तक कि मैं रास्तों पर भी वेंडर्स अपनी चीजें बेच रहे हैं। अगर यह ग्रे कासल में होता तो उन्हें गार्ड चेस करते। उसने यह भी कहा, फ्योर्ड्स को शायद सिर्फ यह जगह कंपेयर कर सकती है। महिला थोड़ी देर के लिए हंस पड़ी, फिर कहा, फ्योर्ड्स के लोग बस माल का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, और फिर बेचकर मुनाफा कमाना। उनके पास ज्यादा वैल्यूबल माल नहीं होता जो बेचा जा सके। बस शायद सॉल्टेड फिश ही कुछ पैसा कमा सके। यॉर्क ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस महिला की बात को आगे बढ़ाते हुए, आप तो यहाँ के सबसे मशहूर मर्चेंट हैं। महिला ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और बोला, मिस्टर एम्बेसडर, आप भी किस बात में अच्छी हैं। यॉर्क ने कुछ दिन पहले उस महिला को ग्रे कासल से एक परफ्यूम की बोतल दिया था, जो उनका एक खास प्रोडक्ट था, और बस 2 दिन के अंदर दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो गया था। और एक और परफ्यूम की बोतल के बदले यॉर्क ने उस महिला का दिल जीत लिया था। एक रात के बाद दोनों अब नहीं अलग हो रहे थे। यॉर्क ने फिर पूछा, डॉन सिटी में अभी सबसे पॉपुलर बिजनेस क्या है? उसकी बात सुनकर यॉर्क ने अपनी सोच को थोड़ा समझा और फिर पूछा, तो ये जो नॉवेल्टी आइटम्स हैं, ये किस तरह के होते हैं? औरत ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए जवाब दिया, ये वो चीजें होती हैं जो एकदम यूनिक होती हैं, जैसे कोई रेयर आर्ट पीस या कोई अजीब आइटम जो लोग सिर्फ अपनी पसंद के हिसाब से खरीदते हैं। इनकी कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होती, बिल्कुल बायर की मर्जी पर निर्भर करती है। यॉर्क को यह बात समझ में आ गई, पर उसे यह जानना था कि डॉन सिटी में और क्या छिपा हो सकता है। फिर औरत ने थोड़ा रुककर अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी एक और बिजनेस है जो इन सबसे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। उसने कुछ देर के लिए सोचने के बाद कहा, यह है स्लेव ट्रेड। यॉर्क थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह समझ गया कि यह एक पुराना और काफी सामान्य फिनोमिनन है। औरत ने उसे बताया, जब वुल्फर्ड किंगडम को चर्च ने अपने कब्जे में लिया था तो हजारों की संख्या में रेफ्यूजीज यहाँ आए। अगर उन्हें बस खाना मिल जाए तो उन्हें आसानी से हायर किया जा सकता है और ये लोग बेचे जा सकते हैं। वह औरत डेनिस ने थोड़ा और रुककर जवाब दिया, हाँ, यह बिजनेस काफी लुक्रेटिव हो गया है, लेकिन मुझे यह चीज पसंद नहीं आती। मैं लोगों को, खासकर औरतों को, बेचने के बिजनेस से कभी खुश नहीं रही। यॉर्क ने धीरे से उसकी बात सुनी और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, यह सब सोचना जरूरी नहीं है। ऐसे बिजनेस में रिस्क भी होता है। जब वे रेफ्यूजीज एक मॉब में बदल जाएंगे तो उन स्लेव ट्रेडर्स को भी काफी दिक्कत हो सकती है। डेनिस ने थोड़ी रुकावट की, जैसे कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन फिर वह भी चुप हो गई। जब उनकी बात चल रही थी, उन्होंने कोचमैन से सुना कि वे रॉयल डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं। यॉर्क ने आगे का सोचा, अभी ना तो मैं डेनिस के घर जा सकता हूँ क्योंकि वह मैरिड है, और अगर उसके हस्बैंड ने देख लिया तो काफी मुश्किल हो सकती है। इसलिए उसने पोलाइटली उसकी इनविटेशन को मना कर दिया और कैरेज से उतर गया। जब यॉर्क कैरेज से उतर रहा था, उसने देखा कि हिल, जो कि रोलैंड का पर्सनल गार्ड था, धीरे धीरे उनके पास आया। हिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यॉर्क, तुम सच में अपनी रेपुटेशन को जीत रहे हो। मैजिक हैंड वाला नाम सच में तुमने बना लिया है। फिर हिल ने पूछा, तो तुम दोनों ने पिछले कुछ दिनों में क्या बातें की थी? यॉर्क ने जवाब दिया, बस बिजनेस की बातें हो रही थी। हिल ने एक बार और यॉर्क को देखा, जो उसे थोड़ा होशियार और फरीक शख्स लगता था, लेकिन इस बार उसने अपनी तारीफ की और कहा, रोलैंड ने तुम्हें जो ट्रस्ट दिया है उसका जवाब तुमने खुद दिया है। फिर हिल ने पूछा, तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? यॉर्क ने अपनी बात गर्व से कही, हमारे फ्लैग को रेज करो, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो और हर किसी को बता दो कि ग्रे कासल का एम्बेसडर यहाँ आ गया है। हिल ने उसकी बात को हाँ में कहकर और ज्यादा बात नहीं की। और फिर आया एक और महत्वपूर्ण पल। एक ग्रैंड बैंकेट रॉयल पैलेस के ग्रैंड हॉल में था। यह पहली बार था जब यॉर्क ने किसी इतनी हाई स्टैंडर्ड बैंकेट में हिस्सा लिया। सभी लोग बड़े दिखते थे, खासकर नोबल लेडीज जो पूरी तरह से मेल गेस्ट के बीच मिंगलिंग कर रही थीं। यह सब देखते हुए यॉर्क का ध्यान उन लेडीज पर गया और तभी एक युवा आदमी जो क्राउड में था ने उसकी तरफ बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। वह युवा आदमी बैंकेट का होस्ट था, जो कि प्रिंस पी और मोआ था। यॉर्क ने जल्दी से एक फॉर्मल चेस्ट सैल्यूट दिया और प्रिंस पी और मोआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने ग्रे कासल के किंग की तरफ से इंट्रोडक्शन लेटर और डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, लेकिन उसने यह भी समझाया कि उसके पिता काफी बीमार हैं, इसलिए वो खुद यॉर्क नहीं आ पाए। एनपन ने अपने दुख भरे शब्दों में यह भी कहा
कि यह बात तो डॉन सिटी में 1 महीना पहले से ही जाने जाती थी। किंग की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि एक बैंकेट के दौरान वो बेहोश हो गए थे और तब से उनका रिकवरी काफी धीरे हो रहा था। अब वो सिर्फ 2-3 घंटे ही जागते हैं, बाकी का समय गहरी नींद में गुजारते हैं। यॉर्क ने थोड़ी देर के लिए सोचा। 1 महीना और आधा वही समय था जो उन्होंने ग्रे कैसल से यहां तक पहुंचने में लगाया था। वो अनपन को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए बोले, आपके महाराज धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा और यॉर्क से बैंकेट्स का मजा लेने को कहा जब तक कि वो चलते नहीं गए। तभी यॉर्क को अपना असली मकसद याद आया और जल्दी से उन्होंने अलायंस की बात की जो डॉन और ग्रे कासल के बीच बनाई जा रही थी। प्रिंस ने बस इतना कहा, मैं इस सिचुएशन से वाकिफ हूं, लेकिन सब कुछ उस वक्त तक रुकना पड़ेगा जब तक मेरे पिता ठीक नहीं हो जाते। इसी बीच कुछ देर बाद यॉर्क के पीछे से एक फेमिलियर आवाज आई और वो हैरान हो गया जब उसने मुड़कर देखा और पाया कि वो वाकई में डेनीस थी। वो एक ग्लास रेड वाइन का उठाए हुए मुस्कुराते हुए यॉर्क की तरफ आ रही थी। बैंकेट के बाद ओतो, जो प्रिंस के साथ था, पजल्ड होकर प्रिंस से पूछता है, आपने तुरंत अलायंस क्यों नहीं बनाया? ग्रे कासल के साथ अलायंस हमारे राजा की मानसिकता थी और चर्च का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें यह बैटल अकेला नहीं लड़ना चाहिए। प्रिंस ने मुड़कर जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बस इतना कहा, मेरे पिता ने ऑटो को टिमोथी को ढूंढने भेजा था या रोलैंड को? ऑटो ने जवाब दिया, हमारे एलाई को ग्रे कासल का किंग होना था और एम्बेसडर द्वारा भेजा गया संदेश यह कंफर्म करता है कि रोलैंड नया राजा है। प्रिंस ने अपना हाथ उठाकर ऑटो को बीच में ही रोका, मुझे अपनी प्लान्स पर काम करने दो। ऑटो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऑटो ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया, किंगडम की सुरक्षा के लिए हमें किसी की जरूरत है जो चर्च को रोक सके। अनपान का गुस्सा अपने आप भर गया और उसने तुरंत अपनी आवाज ऊंची दी, मैंने पहले ही कहा था ऑटो, तुम्हें इस मामले से दूर रहना होगा। प्रिंस के इतने जहरीले और कड़वे जवाब को देखते हुए ऑटो को समझ आ गया कि आज के बाद यह बात बंद करनी पड़ेगी। जैसे ही ऑटो मुड़ने वाला था, प्रिंस ने अचानक उससे पूछा, हम दोस्त हैं ऑटो? ऑटो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर जवाब दिया, हाँ, आंद्रेया, बेलिंडा, आरो और मैं, हम सब प्रिंस के दोस्त हैं। अनपन ने धीरे से पूछा, अगर कुछ हो जाता है मेरे पिता के साथ तो क्या तुम मुझे नए राजा बनने में सपोर्ट करोगे? ऑटो एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, हाँ। ऑटो पैलेस वापस गया, काफी कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड। जब से किंग बीमार हुए थे, प्रिंस काफी बदल गया था। हालांकि वो थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन उसके शब्द और हरकतें पहले जैसी नहीं थीं। ऑटो को यह सब कुछ अजीब लग रहा था। बचपन के दोस्त होने के नाते ऑटो को लगता था कि वो प्रिंस को अच्छे से समझता है। अनपन ऐसे इंसान नहीं था जो ताकत के लिए कभी अपनी जिद या बेईमानी का सहारा ले। ऑटो कभी कभी सोचता था कि अनपन थोड़ा नाइव है और शायद उसमें राजा बनने और बड़े फैसले लेने की वह बात नहीं थी जो एक असली नेता में होनी चाहिए। इसीलिए ऑटो ने तय किया कि वह अपने दोस्त की मदद करेगा और अपनी पूरी कोशिश करके स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने में उसका साथ देगा, बेलिंडा और ओरो के साथ। तीनों परिवार हमेशा से राजा को अपने करीब रखते आए थे, डॉन किंगडम की स्थापना के बाद से, और इसलिए ऑटो ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया था। लेकिन ऑटो को जल्दी ही समझ आ गया कि अनपन को उसके जवाब की कोई परवाह नहीं थी। प्रिंस की यह बात एक ऐसे आदत थी जो उसकी अंदर की इनसिक्योरिटी से जन्मी थी, और ऑटो ने यह पहचाना कि अनपन ने यह सवाल बस इसलिए किया था। दिन के अंत तक तीनों परिवार राजा के परिवार को समर्थन करना चाहते थे, लेकिन अगर प्रिंस को उनकी मदद की जरूरत ना हो तो? यह सोच ऑटो को परेशान कर गई थी और उसने अपनी दोस्ती और अपने और दूसरे परिवारों की भविष्य की भूमिका के बारे में सोचना शुरू किया। ऑटो को लगने लगा था कि अनपान के साथ उसकी दोस्ती में कोई दूरी आ गई थी। उसने घबराकर सोचा कि शायद अब वह खुद कुछ नहीं कर सकता, तीनों परिवार को मिलकर ही कुछ करना होगा, और तभी वे किसी तरीके से समझ सकते थे कि अनपान के एक्शंस के पीछे का असली कारण क्या था। ऑटो ने सोचा कि इस स्थिति को समझने के लिए और अपने परिवार को एकजुट करने के लिए शायद उसे कुछ कदम उठाने होंगे। इस सोच के साथ ऑटो अपने घर की तरफ नहीं गया, बल्कि उसने ओरो से मिलने का फैसला किया। ओरो, जो अभी अपने पसीने से भीगे हेडबैंड को उतार रहा था और अपनी लकड़ी की तलवार एक सेवक को दे रहा था, ने ऑटो से पूछा कि वह क्यों आया था। ऑटो ने ओरो को एक तरफ ले जाकर अपने विचार और योजनाएं उससे साझा की। ओरो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि अनपन राजा है, डॉन किंगडम का एयर है, और वो हमेशा हमारा दोस्त नहीं रहेगा। आरो ने कहा कि उन्हें राजा की मदद करनी चाहिए, सिर्फ अगर उन्हें जरूरत हो। अगर उन्हें मदद की जरूरत नहीं है तो उन्हें उनके कामों में दखल नहीं देना चाहिए। ऑटो तब समझ गया कि ओरो ने पहले से ही यह सब सोच रखा था। ऑटो ने अपनी बात को समझाते हुए कहा,
हमारे 3 परिवार हमेशा से राजा के परिवार को समर्थन करते आए हैं, आरो ने थोड़ा हंसते हुए कहा। एंड्रिया के मरने के बाद हमारे पास अब सिर्फ 2 परिवार हैं, 3 नहीं। ऑटो ने आरो का हाथ पकड़ लिया और कहा, एंड्रिया मर चुकी नहीं थी। आरो रुका, फिर पलटकर ऑटो को देखते हुए अपनी पूरी ताकत से उसे दीवार के साथ दबा दिया। ऑटो ने धीरे से कहा, मैंने खुद एंड्रिया को रोलैंड के साथ देखा था ग्रे कैसल में। आरो की आंखें खुल गईं और उसने काफी हैरानी से पूछा, मतलब तुम कह रहे हो कि वो दोनों रोमांटिक सेंस में साथ थे? ऑटो ने अपने होंठों को काटा और कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन एंड्रिया एक विच बन गई थी और उस वक्त रोलैंड ही एकमात्र इंसान था जो उसे शेल्टर दे रहा था। ऑटो ने धीरे धीरे एंड्रिया के अनुभव का वर्णन किया और ओरो के चेहरे पर मिला जुला जज्बा देखा। दोनों ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि क्विन फैमिली की कहानी गलत हो सकती है, जो यह कह रही थी कि एंड्रिया की कैरेज क्लिफ से गिर गई थी। जब ऑटो ने अपनी बात खत्म की, आरो जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर नफरत और फ्रस्ट्रेशन थी। वो जमीन पर अपने हाथ मार रहा था। ऑटो ने अपनी बात जारी रखी, इसीलिए हमें अनपान को वापस लाना होगा। आरो अभी भी कंफ्यूज था और उसे अनपान और एंड्रिया के बीच के रिश्तों के बारे में कुछ समझ नहीं आया। ऑटो ने उसे यह समझाया, अगर हम दोनों किंगडम्स के अलायंस को अभी के लिए रोक देते हैं और रीजन देने से इनकार करते हैं तो हमारे प्लान का फेलियर हो सकता है, जो किंग ने चर्च के खिलाफ एकजुट होने के लिए बनाया था। अगर चर्च ने हमला किया तो हमें अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। आरो को समझ में आया कि इस समय यह डिसीजन लेना उनके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने दोस्त ऑटो के लिए कुछ करने का सोचा। ऑटो की बात को सुनकर आरो थोड़ा रुका और फिर उसने सोचा, अगर चर्च ने डॉन किंगडम पर पहले हमला किया तो ओरो को नाइट्स को लेकर युद्ध में जाना पड़ेगा। अगर आरो युद्ध में हार गया और मौत हो गई तो उससे एंड्रिया से कभी नहीं मिल पाएगा। आरो ने इस बात पर सोचने के बाद ऑटो की बात में कुछ लॉजिक पाया, लेकिन फिर उसने यह सवाल किया, अगर मैं यह समझ गया हूं तो तुम यह क्यों कह रहे हो कि मैं हार ही जाऊंगा? ऑटो ने अपने दोस्त के प्रोटेस्ट्स को इग्नोर करते हुए कहा, अगर चर्च ने ग्रे कासल पर पहले हमला किया तो रोलैंड को उन इन्वेडर्स का सामना करना पड़ेगा। अगर रोलैंड हार गया और मर गया तो एंड्रिया भी उसके साथ ही मर जाएगी, या अगर वो चर्च के हाथ लग गई तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। लेकिन अगर दोनों किंगडम्स एक दूसरे की मदद करते हैं तो चर्च को अपने कदम उठाने में डर लगेगा। अगर दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तो युद्ध कैसे होगा यह उन्हें समझ में आएगा और दोनों को बैटलफील्ड पर मरने का रिस्क नहीं होगा। अगर हम यूनाइटेड रहें तो आरो, तुम्हारे पास एक और चांस होगा एंड्रिया से मिलने का। ऑटो ने आखिरी सवाल पूछा, अलायंस जरूरी है या नहीं? आरो को अब समझ में आया और वो उठकर ऑटो की बात से पूरी तरह से सहमत हो गया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया हो। उसी दिन यॉर्क अपने घर वापस आ रहा था, थका हुआ लेकिन एक नए उत्साह से भरा हुआ। जब उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर कोई था। कमरे में गहरी फ्लिकरिंग कैंडल लाइट थी और जब यॉर्क ने देखा तो उसे पता चला कि वो हिल था, जो पहले ही गहरी चांदनी के रोशनी में घिरा हुआ था। हिल ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी, क्योंकि रात के समय ही वो बिना ध्यान खींचे यहाँ आ सकता था। उसने यॉर्क से कहा कि वो काफी सावधान होकर यहाँ आया था और उम्मीद थी कि यॉर्क समझ पाएगा। हिल ने यॉर्क के लिए चाय डाली और फिर अपनी बात शुरू की। वुल्फर्ड किंगडम के बहुत सारे शरणार्थी डॉन किंगडम में आ रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है उन्हें रिक्रूट करने का। हिल ने यह भी कहा कि यॉर्क को इसे एक बिजनेस वेंचर की तरह देखना चाहिए, जिसमें खास तौर पर क्राफ्ट्समैन, लिखने पढ़ने वाले लोग और जो भी किसी विशेष कला या स्किल में माहिर हो उन्हें ढूंढना चाहिए। सारी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किंग कवर करेंगे। यॉर्क को इस क्षेत्र में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वैसे भी स्लेव ट्रेडिंग काफी हद तक दोनों किंगडम्स के बॉर्डर के पास होती थी। एम्बेसडर होने के नाते उसके लिए वहां जाना आसान नहीं था। हिल ने बैठकर यॉर्क को तसल्ली दी, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, ट्रेडर्स या स्लेव्स यहां लाएंगे। हाँ, शायद थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन इससे तुम्हें उन्हें चेक करने की तकलीफ नहीं होगी। अगर तुम्हें बिजनेस चलाना नहीं आता तो तुम डेनिस से मदद ले सकते हो। वो यहाँ की एक मशहूर नोबल मर्चेंट है और रेफ्यूजीज को ग्रे कासल भेजना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यॉर्क ने सरप्राइज्ड होकर हिल से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम डॉन किंगडम गए हो? हिल ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं कभी वहां नहीं गया। मैंने ये सब जानकारी तब इकट्ठा की जब तुम लेडी डेनिस के साथ समय बिता रहे थे। यॉर्क ने हिल की तरफ देखा और एडमायर करते हुए बोला, मुझे ये नहीं पता था कि तुम सिर्फ एक स्किल्ड नाइट ही नहीं बल्कि एक श्रूड बिजनेसमैन भी हो। हिल ने अपने आप को मॉडेस्टली नीचे रखा और कहा, मैं ना नाइट हूं ना बिजनेसमैन। मेरा काम जो किंग ने मुझे दिया है वो यह इंश्योर करना है कि आप हर मुश्किल वक्त में सेफ रहें। उसने मुस्कुराते हुए ऐड किया, मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूं, एक एक्रोबैट टीम से जो पहले नेवरविंटर में रहता था।
दूसरी तरफ बारेव के ऑफिस में काफी काम चल रहा था। म्युनिसिपल हॉल के ऑफिशियल्स और असिस्टेंट्स ने कई डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स उसके पास भेजे थे। आमतौर पर जब म्युनिसिपल हॉल का काम ज्यादा होता था तो बरेव को खुशी मिलती थी, लेकिन इस दफा जो सिचुएशन थी वो काफी कॉम्प्लेक्स थी। जैसे ही उसके असिस्टेंट ने डॉक्यूमेंट्स डेस्क पर रखे और दरवाजा बंद किया, एडिथ की आवाज बरेव के कान में पड़ी। बरेव ने अंदर से घंटी हुई आवाज के साथ ग्रोन्ड किया। यह लड़की वैसे ही नीचे आ गई थी, और सबसे बड़ी बात, वो भी फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। जब उसने बारेव से बात की, किंग ने एडिथ को चीफ ऑफिसर्स ऑफिस में असिस्टेंट बनाया था, ताकि वो म्युनिसिपल हॉल के काम का स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट अफेयर्स कैसे हैंडल होते हैं यह सीख सके। लेकिन लगता था कि एडिथ का अपना नजरिया कुछ और था। जब बरेव को लगा कि वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया है, तो एडिथ ने मुस्कुराते हुए मदद करने की ऑफर दी। थोड़ा रिलक्टेंट होकर बरेव ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया। एडिथ, जो नॉर्दर्न टेरिटरी के ड्यूक की बेटी थी, उसका रैंक बरेव से काफी ऊपर था, और इसलिए चाहे बरेव का मन ना भी कर रहा हो, उसका ऑफर मानना मुश्किल था। अगर बारेव ने सीधा एडिथ की मदद को मना कर दिया और अगर किंग को पता चला, तो उसके एक्शंस को जस्टिफाई करना काफी मुश्किल हो सकता था, खासकर इतने क्रूशल वक्त पर। बरेव के लिए किंग पर गलत इंप्रेशन डालना काफी रिस्की हो सकता था। थोड़ी देर बाद एडिथ ने काम शुरू किया और लिखने की आवाज से ऑफिस भर गया। वो डॉक्यूमेंट्स को तेजी से हैंडल कर रही थी और जल्दी ही उन्हें बरेव के डेस्क पर वापस रख दिया। फिर वो अपने काम को एक्सप्लेन करने लगी, और उसकी आवाज इतनी क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज थी कि यह मानना मुश्किल था कि उसने सिर्फ 2 हफ्तों पहले म्युनिसिपल हॉल में काम शुरू किया था। पहले वो बस चुपचाप डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रही थी, कम ही बोलती थी, लेकिन अब वो कई तरह के अफेयर्स में प्रोफिशिएंट हो गई थी। बारेव को उसकी काम की क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिली, और उसने एडिथ से कहा कि जो भी उसने सजेस्ट किया है वो वैसे ही प्रोसीड करे। बारेव को सोचने का वक्त मिला। उसने सोचा, यह सच में वो नोबल है जो अपनी एजुकेशन के साथ अपने ड्यूक के मैंशन से डेवलप हुई थी। एडिथ के ऐसे काम करते हुए देखकर बरेव को एक गहरी चिंता का एहसास हुआ। अगर किंग ने डिसाइड किया कि एडिथ को यहां रखना है, तो किंग अब तक शादी नहीं किया था और एडिथ एक ड्यूक की लेजिटिमेट बेटी थी। सिर्फ इस ख्याल से बरेव को हेडेक होने लगा। तब बारेव ने कुछ सोचकर काफी गंभीर आवाज में कहा, हमें सच में मुश्किल हो सकती है। नेवरविंटर सिटी के फूड रिजर्व्स शायद वीट हार्वेस्ट तक नहीं चलेंगे। एडिथ ने तुरंत सोचा, यह रेफ्यूजीज की एंट्री की वजह से हो रहा होगा। अगर हम कंजम्पशन रेट देखते हैं, तो जो बचा खुचा खाना है वो समर के एंड तक चलना चाहिए, और जब तक स्प्रिंग वीट मिड जुलाई तक रेडी नहीं होती, हमें और रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बारेव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हम रेफ्यूजीज को बंद नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें अबैंडन कर देंगे तो नियर बाय सिटीज में रायट्स हो सकते हैं। म्युनिसिपल हॉल को यह इंश्योर करना होगा कि फूड इशू किंग के अरेंजमेंट्स को डिसरप्ट ना करे। हमें इस मुश्किल का हल निकालना होगा। थोड़ा रुककर एडिथ की तरफ देखा, जैसे उससे कुछ पूछना चाहता हो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? बारेव को लगता था कि एडिथ, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स में कितनी भी माहिर हो, लेकिन सिर्फ आधे महीने में वो नेवरविंटर शहर की पूरी स्थिति को समझ नहीं सकती थी। लेकिन एडिथ ने अपने जवाब में कुछ ऐसा कहा जो बारेव को सोचने पर मजबूर कर गया। यह इतना मुश्किल नहीं है, एडिथ ने कामली जवाब दिया। पहले नॉर्दर्न लैंड्स में ज्यादा वीट नहीं उगाई जाती थी, इसलिए हर स्प्रिंग में फूड की कमी होती थी। इसीलिए लोकल लॉर्ड्स अपना ध्यान ईस्टर्न टेरिटोरीज और डॉन किंगडम की तरफ डालते थे। बर्फ को अचानक कुछ समझ आया। तो अगर वो अपनी जमीन पर अपना खाना नहीं उगाते या खरीद नहीं सकते, तो उन्हें दूसरों से लेना पड़ता है। एडिथ ने कैजुअल टोन में कहा, जैसे यह कोई बड़ी बात ना हो। किंग की आर्मी अब ड्रैगन फॉल रिज पर हमला कर रही है, और काउंट स्पियर के भाई ने उनके खिलाफ कुछ लोकल नोबल्स को इकट्ठा किया है। अगर हम उनको खत्म कर दें, तो उनके बेसमेंट में छुपा हुआ सोना और खाना हमारे पास आ जाएगा। बारेव कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, लेकिन वो अभी भी नोबल्स हैं। फिर अचानक बरेव ने अपने शब्दों को रोका। अगर किंग ने पूरी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, तो उन्हें नोबल्स कहना बंद हो जाएगा, उसने अपने आप से कहा। यह बात सुनकर बरेव का चेहरा घबराया, लेकिन जो उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था, वो था एडिथ का इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेना कि नोबल्स को खत्म करना जरूरी था। बरेव खुद किंग के हुक्म को समर्थन करता था, लेकिन उसे यह कभी सोचने का वक्त नहीं मिला था कि किस तरह से यह बदलाव जल्दी हो सकता है। एडिथ का अपने खुद के स्टेटस को नजरअंदाज करते हुए यह इतनी आसान बात समझना बरेव को थोड़ा डरा गया। वो सोच रहा था, एडिथ तो सिर्फ एक ड्यूक की बेटी है, लेकिन ये जो वो कह रही है वो एक दूसरा ही सोच है। जब एडिथ वापस डिप्लोमेटिक बिल्डिंग में अपने कमरे की ओर जा रही थी, तो उसने देखा कि कोल अपने डेस्क पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। मैंने यह किताब मार्केट से खरीदी है, कोल ने कहा।
इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर्स और कहानियां हैं। ईडिथ ने अपने भाई के चेहरे पर एक स्माइल देखा जो कभी कभी ही उसके चेहरे पर दिखती थी। कोल ने पूछा, क्या हम वापस नहीं जाएंगे? ईडिथ ने जवाब दिया, यह सिर्फ टेम्पररी है। हम तब तक यहाँ हैं जब तक हमें हमारे पिता का जवाब नहीं मिलता। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने जो लेटर लिखा है उसका जवाब जरूर मिलेगा। कोल ने फिर पूछा, तुम्हारे अपने प्लान्स क्या हैं? इस बार एडिथ ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात कही, मुझे यहाँ रुकना है। रोलैंड सिटी हॉल में जो हो रहा है वो मुझे सीखना है। कोल थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और बोला, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास नॉर्थ में था, तुम्हारे फादर की जमीन और उनका सुनना। एडिथ ने एक गहरी सांस ली और कोल की तरफ देखा। वहां नॉर्थ में मुझे जो कुछ भी चाहिए होता मैं बस अपने पिता से कह देती थी। मेरे स्टेटस की वजह से मेरे पास हर चीज थी और उनका रुझान भी मुझे सुनने का होता था। लेकिन यहाँ इस सिटी हॉल में जहाँ हार्डली कोई नोबल्स हैं और जहाँ किसी को ये नहीं फर्क पड़ता कि मैं एक ड्यूक की बेटी हूँ, सब कुछ काफी अलग है। यहाँ हर किसी को अपने काम और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जज किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मानहवा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी फीडबैक और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सबका बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।